हाँ जी। रिज्यूम करते हैं। तो एक तो ये कलेक्शन आप देख लें कि जो मैंने आपको बताया, जो आपको 4 पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन बताए हैं, सिरोजा, मस्कुलरस, सबम्यूकोजा और मुकोजा, वो एसोफेगस से ऑनवर्ड है। मैंने कहा था अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस, नहीं, सारा एसोफेगस ही वो स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम से मिलकर बना है, कोलमनर से नहीं बना। एसोफेगस से आगे कोलमनर एपिथेलियम होती है, ठीक है। और दूसरा ये मैंने बताया कि ये सलिवरी ग्लैंड जो है ये दो पेड़ हैं, पेरोटिड एंड सबमैंडिबल। सबलिंगुअल जो है, जो जुबान के नीचे है, वो पेड़ है नहीं, वो दो नहीं होते, वो मल्टीपल होते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है सर? चेक कीजिएगा। सिर्फ रिकॉर्डिंग देने हो रही है कि? हाँ ठीक, ठीक है। तो नाउ एसोफेगस, ये एसोफेगस क्या चीज है? तो पता लगा, दिस इज अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है। ऊपर से ये फेरेंक्स से जुड़ी होती है और नीचे ये स्टमक से जुड़ी होती है। मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल बिटवीन फेरेंक्स एंड स्टमक। और ये ट्रांसपोर्ट करती है जो जो खुराक हमने, जो बोलस बन गया होता है मुंह के अंदर, खुराक का बोलस मैंने बताया था ना, जो खुराक खाते हैं वो स्लेवरा ग्लैंड से, स्लेवरी ग्लैंड के साथ मिलके बोलस बनता है। तो ट्रांसपोर्ट च्यूड फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, जो हमने च्यू की होती है फूड, उसको ये माउथ से स्टमक में ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू कोऑर्डिनेटेड मसल कंट्रैक्शन। बताया था ना, जो मस्कुलरस होता है ना वॉल्स के अंदर, मस्कुलरस, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुकड़ता है और फूड को आगे की तरफ मूव करता है। तो ये थ्रू पेरिस्टालसिस ही अपनी फूड को यहाँ से पिक करती है और फिर स्टमक तक पहुंचाती है। और इसके अपर पार्ट में एक नर्विंग होता है, एक स्फिंक्टर होता है, उसको कहते हैं क्रिकोफेंजियल। और एक लोअर पार्ट में होता है, उसको कहते हैं, दैट इज कौन सा, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, जीईएस, ठीक है। तो लोअर पार्ट में भी स्फिंक्टर है और अपर पार्ट में। स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर होता है कि जहां पर वो नेचुरल तौर पे थोड़ा सा नैरो रहता है, पार्ट बंद रहता है, अपनी मर्जी से खुलता है और अपनी मर्जी से बंद होता है, ठीक है। तो अपर और लोअर पार्ट में स्फिंक्टर होता है, जो कि किस चीज को प्रिवेंट करता है? रिफ्लक्स को, कि फूड कहीं वापस ना आ जाए। मतलब अगर फूड ये सेंटर में आ गई है और वापस जाना चाह रही है, तो ये स्फिंक्टर यहाँ पे जो अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये लिखा हुआ है अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको क्रिकोफरेंजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं, वो बंद बंद होता है, जिसकी वजह से फूड हमारे गले में नहीं आती। और इसी तरह स्फिंक्टर यहाँ होता है कि जब एक बार फूड स्टमक में आ जाती है तो ये स्फिंक्टर क्लोज रहता है, ठीक है। एसोफेजियो गैस्ट्रिक जंक्शन के ऊपर जो स्फिंक्टर होता है, इसको कार्डिक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, ये लिखा हुआ है कार्डिक स्फिंक्टर। ये खुराक को वापस नहीं जाने देते, बंद रहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये लोअर पार्ट को मैंने दिखाया, इस तरह से स्फिंक्टर होती है, ठीक है, नर्विंग होती है। और जब फूड स्टमक में आ जाती है तो ये फूड को वापस जाने नहीं देता। ये लिखा हुआ है एसोफेगस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये दिस इज स्फिंक्टर, स्फिंक्टर का लफ्ज इस्तेमाल। स्टमक, स्टमक जो है वो एक जे शेप ऑर्गन है। अगर यहाँ बड़ा ये इस तरह से जे शेप ऑर्गन है, जे शेप ऑर्गन है। ऊपर से ये एसोफेगस लगी हुई है, नीचे से ये जे शेप ऑर्गन है। इट लिक्विफाइज, जो कंटेंट इसमें आ गए हैं वो अपनी सिक्रीशन, जिनको गैस्ट्रिक सिक्रीशन कहते हैं,
या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं उसके साथ मिलाता है। और ये ऐसे ऐसे, इसलिए ये बड़ा मस्कुलरस होता है, ये ऐसे ऐसे अपनी मूवमेंट करता है और सारी फूड को जो ऊपर से बोलस आता है उसको अपने अपने गैस्ट्रिक जूस के साथ जो ये स्क्रीट करता है, केमिकल होते हैं उसमें, एंजाइम होते हैं, उसके साथ मिलाता है और इस सारी फूड को जो सॉलिड फॉर्म में हमने खाई होती है उसको लिक्विफाई कर देता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लिखा हुआ ना जे शेप ऑर्गन इट लिक्विफाई, ये लिक्विफाई कर देता है, लिक्विड फॉर्म में कर देता है कंटेंट को दैट आर कमिंग फ्रॉम द माउथ थ्रू एसोफेगस एंड मिक्स इट विद सिक्रीशन ऑफ स्टमक टू फॉर्म चाइम। चाइम भी बोलते हैं लोग, काइम भी बोलते हैं, इसे चाइम बोलते हैं। ठीक है, तो आगे ये ठीक है, ये हो गया। ऊपर से ये जुड़ा हुआ है एसोफेगस के साथ और जहां ये खत्म होता है वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है वो है ड्यूडेनम, तो यहां से फिर ड्यूडेनम का आगाज होता है। ठीक है जी, एट पैलोरिक स्फिंक्टर, ये पैलोरिक स्फिंक्टर है, ये पैलोरिक स्फिंक्टर देख रहे हैं, ये थोड़ी सी नैरोइंग है, थिकनिंग है, ये वही असूल है कि ये थोड़ा सा नैरो होता है। जब स्टमक मिक्स कर रहा होगा खुराक को तो उसको चाहिए ना कि ये यहां से भी बंद हो, यहां से भी बंद हो, वरना तो फूड पीछे चली जाएगी, ये फूड आगे चली जाएगी। यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर है गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के ऊपर और यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर है। ठीक है, तो वो ये बंद होते हैं और ये अपनी फूड को मिक्स कर लेता है, उसको चाइम में कन्वर्ट कर देता है। और ये फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे क्या चीज शुरू हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका पहला पार्ट ड्यूडेनम। तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो है, जो इसका अंदर स्टमक का म्यूकोजा है, ये जो आपको लाल लाल नजर आ रहा है म्यूकोजा, इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि क्या सक्रीट करते हैं, एंजाइम सक्रीट करते हैं। ठीक है, और म्यूकस सक्रीट करते हैं। ये एंजाइम उस खुराक को जो बोलस जो होता है उसको कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। ठीक है जी, ये देखिए, ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा को दिखाने की मैंने कोशिश की है, ये पार्ट लिया है थोड़ा सा, उसको भी माइक्रोस्कोप में देखा है, ये यहाँ से ये देखा, तो ये स्पेशलाइज सेल है, ये देखो, ये सारे सारे स्पेशलाइज सेल जो कि क्या बना रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस बना रहे हैं। आगे है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऐसे पड़ा होता है, हमारी बॉडी में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो बीच में नजर आ रही है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पाइप्स, नालियां, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन अंतड़ियों को, दे आर अबाउट 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग होती है और 3 पार्ट है, पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है आइलियम। ठीक है, ये जो आपको येलो कलर देखिए, ये स्टमक खत्म हुआ, नजर आ रहा है, आगे से ये यहां में क्या क्या होता है, पाइलोरस, पाइलोरस से आगे ऐसे सी शेप, सी की फॉर्म में क्या है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम और आइलियम, ये वही पार्ट जो मैंने आपको बताया। ये सारी इसके इर्द गिर्द लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाली, और ये बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो येलो नजर आ रही है दैट इज स्मॉल। इस फंक्शन इज टू कंप्लीशन ऑफ केमिकल डाइजेशन, ये केमिकल डाइजेशन, जो केमिकल की मदद से फूड डाइजेशन हो रही है, ये इसको कंप्लीट करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल न्यूट्रिएंट, ज्यादातर न्यूट्रिएंट 95% न्यूट्रिएंट्स यहां पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब खुराक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, जो कि हमारी फूड में थे। जैसे हम घी खाते हैं, देसी घी खाया, अब देसी घी में फैट है, लेकिन सारे देसी घी में फैट तो नहीं है। जब हम खाएंगे उस देसी घी को ब्रेक डाउन करेगा ये जो एंजाइम्स है, जो गैस्ट्रिक जूस है या जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम है, जब वो उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे उसमें फैट अलग कर लेंगे, फैट हमारी बॉडी में जज्ब हो जाएगी और बाकी कोई चीज जो हमारी बॉडी के काम की नहीं है वो बॉडी से निकल जाएगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, इस फंक्शन इज टू कंप्लीट द केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट्स, ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स हैं 90-95% वो यहाँ पर जज्ब हो जाते हैं। सो इट इज मेन साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ये एमसीक्यू आ सकता है, तो व्हाट इज द मेन साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। इसलिए भी अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक जाएं
तो जो आइलियम का पार्ट है, आइलियम का जो थर्ड पार्ट है, वो स्पेसिफिकली एब्जॉर्प्शन के लिए उसकी इंपॉर्टेंस। ड्यूडेनम में भी एब्जॉर्प्शन होती है लेकिन कम होती है, ड्यूडेनम में ज्यादातर ब्रेकडाउन चल रहा होता है, लेकिन लोअर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड मोस्टली आइलियम दे आर द पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो आइलियम जवाब होगा। अगर मोस्ट थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाए तो आइलियम जवाब होगा कि आइलियम में जो है वो मेन एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन ड्यूडेनम में भी होती है, ऐसा नहीं करिए। तो epithelium of small intestine increases surface area of intestine with villi and microvilli for absorption of nutrients into the bloodstream। ये सब कॉन्सेप्ट समझना आपने। ठीक है, वो कहता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि यहां पर क्या होनी है, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन तब मैक्सिमम होगी जब ज्यादा से ज्यादा खुराक जो है, ज्यादा से ज्यादा केमिकल जो लिक्विफाई ऊपर से लिक्विड आया, जो कि खुराक जो कि सॉलिड से शुरू हुई थी, बोलस बना था, बोलस से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुई थी जो कि काइम थी, अब काइम बन गई। काइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आई तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा उसका जितना ज्यादा वो कांटेक्ट करेगी, दीवारों के साथ जुड़ेगी, दीवारों के साथ लगेगी, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अगर ये दीवार 5x5 की हो, मिसाल देता हूं, ये दीवार 5x5 की हो और इसमें एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी हो, और एक दीवार 10x10 की हो, उसमें भी एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी हो, कौन सी दीवार ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी? तो आपको सरफेस एरिया बढ़ाना था। ये छोटा सा पाइप जो आपको नजर आ रहा है, ये इसका सरफेस एरिया कम है, तो अल्लाह मियां ने क्या किया, नेचर ने क्या किया कि इसके अंदर फोल्ड्स बना दिए, ऐसे फोल्ड्स बना दिए, इन दीवारों के अंदर फोल्ड्स बना दिए। ठीक है, उसको कहते हैं विल्लाई। ये देखें ना, ये फोल्ड्स, ये ऐसे, ये ऐसे 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 फोल्ड बना दिए दीवारों के अंदर, ऐसे ऐसे। और इन दीवारों के ऊपर जो एपिथेलियल सेल थे, उनकी सरफेस को भी ऐसे ऐसे कर दिया, उसमें भी रिजीज और ग्रूव बना। ये देखो, ये नजर आ रहा है, जिस तरह वेलवेट नहीं होती, वेलवेट आप देखें वो फर होती है उसकी, इसी तरह जो एपिथेलियल सेल थे स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसके अंदर भी ऐसे ऐसे अल्लाह ने मजीद उनको सरफेस एरिया बढ़ा दिया। मकसद क्या था कि जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाए ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके जो चीज खुराक ली गई है। ठीक है, इसके अंदर फोल्ड्स होते हैं, उन फोल्ड को कहते हैं विल्लाई, और उसके अंदर जो एपिथेलियम होती है, जो म्यूकोजा है, म्यूकोजल एपिथेलियम, उसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने मजीद फोल्ड्स दे दी, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोविल्लाई। इससे सरफेस एरिया बढ़ गया इंटेस्टाइन का, और उससे इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो गई। अब ये होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और आइलियम। अब पढ़ते हैं पेंक्रियाज के मुतालिक। पेंक्रियाज जिसको उर्दू में कहते हैं लबलबा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड के होते हैं। जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे तब आपसे बात करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं मिसाल देता हूं, हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? मेल्स के अंदर टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग में पड़ा है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, थायराइड ग्लैंड जिसको गिलड बन जाता है, थायराइड ग्लैंड, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और एक्सोक्राइन वो ग्लैंड है जिस तरह के पेंक्रियाज है, इसमें एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन में काम क्या है इसका? ये इंसुलिन बनाता है, जिन लोगों में ये डिफेक्टिव होता है उनको शुगर हो जाती है। और एक्सोक्राइन क्या है? ये पेंक्रियाटिक जूस बनाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे स्टमक गैस्ट्रिक जूस बनाया था उसने, और उसने खुराक को गलाया था, खुराक को डाइजेस्ट किया था, उसकी ब्रेक डाउन की थी अपने एंजाइम्स की मदद से, अपने केमिकल की मदद से, गैस्ट्रिक जूस ने। तो फिर बिल्कुल इसी तरह पेंक्रियाज भी अपना एक जूस बनाता है, एक लिक्विड बनाता है, उसको कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस। ठीक है, और ये एक्सोक्राइन जो पार्ट है पेंक्रियाज का, उसका काम। और एक्सोक्राइन सिक्रीशन दे आर अल्कलाइन, ये अल्कलाइन होती हैं, ये अल्कलाइन और एसिडिक, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको देंगे वो शायद, वैसे केमिस्ट्री वाले भी आपको पढ़ाएंगे, pH 6 क्या होती है, pH 7 क्या होती है, pH 8 क्या होती है, वो भी बताएंगे।
वो हम भी बता देते हैं लेकिन अभी यहाँ नहीं। बस अब ये रखें कि एक्सोक्राइन सिक्रीशन जो पेंक्रियाज की है दैट आर अल्कलाइन। इसमें होता क्या है, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। फिर उसका नाम भी दिया उसने, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन। ठीक है, ये एंजाइम उसमें पेंक्रियाटिक जूस में होते हैं। और ये कैसे होते हैं रिलीज, इट पेंक्रियाज रिलीजेस इट्स सिक्रीशन इनटू द डुओडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, थ्रू पेंक्रियाटिक डक्ट। पेंक्रियाटिक डक्ट की मदद से, डक्ट का मतलब क्या हुआ, कैनाल, कोई भी पाइप हो छोटा सा, तो वो अपनी सिक्रीशन बना के, पेंक्रियाटिक जूस बना के, तो पेंक्रियाटिक डक्ट की मदद से डुओडेनम में फेंक देता है पेंक्रियाज। तस्वीर देखते हैं, ये देखो, ये पेंक्रियाज है, यू कैन सी है, ये पेंक्रियाज है। और ये जो सी शेप है ये क्या है, डुओडेनम। ये अपनी सिक्रीशन बना के तो पाइप की मदद से इसमें फेंक देता है। मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज पेंक्रियाज, ये व्हाइट कलर में, दिस इज डुओडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो आपको नजर आ रही है दैट इज पेंक्रियाटिक। ये अपनी सॉल्यूशंस बना के, अपने केमिकल बना के, इसमें क्या चीजें शामिल है, बाइकार्बाइन शामिल है, एंजाइम शामिल है, इसमें वो एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, वो इसमें फेंकता है और वो फिर इसमें ड्यूटेरियम में आएगा। तो जो खुराक ऊपर से समझ से आ रही है वो सब कुछ होकर उसकी डाइजेशन। ठीक है, लीवर, ठीक है, दिस इज लिवर। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, परफॉर्मिंग एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक फंक्शन, बहुत से मेटाबॉलिक फंक्शन कर रहा है। इट प्रोड्यूसेस बाइल, ये बाइल बनाता है, एंड सिक्रीट इट इनटू डुओडेनम, और ये डुओडेनम के अंदर, जहाँ पेंक्रियाज अपनी सिक्रीशन डाल रहा है वहां ये भी अपनी सिक्रीशन डालता है, थ्रू बिलियरी ट्रैक, बिलियरी ट्रैक की मदद से। ठीक है, बाइल क्या है, बाइल के अंदर बाइल साल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि दिस इज द, ये मेन ऑर्गन है क्या एक्सेसरी ऑर्गन है, वेरी शाबाश। मेन जो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है उसके इर्द गिर्द पड़ा हुआ है, बाइल बनाता है, और अपनी बाइल जो है वो इसके जरिए बिलियरी ट्रैक की मदद से उसको फेंक देता है डुओडेनम के अंदर। और बाइल में क्या होता है, बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है। ये बेसिकली फैट एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होती है। जिन लोगों में लिवर डिफेक्टिव होता है उनमें फिर फैट्स कम होना शुरू हो जाती है। फैट की तो फैट बेशक हमारे में तो फैट ज्यादा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन फैट की किसी हद तक तो बॉडी को जरूरत है ना। ठीक है जी, ये देखिए, ये लीवर है, ठीक है, ये लीवर है। और ये जो ग्रीन नजर आ रहा है ना, वो ये ग्रीन, ये इसके ट्रैक है, ये ट्रैक की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है अपनी सिक्रीशंस। गाल ब्लैडर, ये लगा लीवर के नीचे गाल ब्लैडर, दिस इज गाल ब्लैडर। इसका क्या काम है, लीवर जो बाइल 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 जो है प्रोड्यूस करता है वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं फेंकता, तो पहले बाइल इसमें जाती है गाल ब्लैडर में, फिर जब हम खाना खाते हैं तो एक केमिकल सिग्नल की मदद से ये बाइल कॉन्ट्रैक्ट करती है, सुकड़ती है, और सारी बाइल को आगे फेंक देती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसका काम सिर्फ इतना है कि ये बाइल को स्टोर करता है और उसको थोड़ा सा थिक करता है और रिलीज करता है बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू बिलियरी ट्रैक, बिलियरी ट्रैक की मदद से। इस तरह ये देखे ना, मैं आपको उसमें स्वीट थोड़ी सी छोटी लगी, ये देखिए, ये फिगर आ गया,
ये गाल ब्लैडर आ गया। लिवर ने अपनी सिक्रीशन में आगे इन दो छोटे डक्ट्स में डाली, इनकी मदद से ये होती होती यहाँ आ गई। यहाँ जब हमने खुराक खाई तो फिर ये गाल ब्लैडर सिकुड़ा और इसने ये आगे ये जो ग्रीन है इसके जरिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये गाल ब्लैडर का काम है कि ये बाइल को स्टोर करता है और वक्त आने पे जब हम खाना खाते हैं ये इसको रिलीज करता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और बाइल का काम क्या है? फैट एब्जॉर्प्शन में। ये देखिए, ये कुछ बेहतर तस्वीर आपको मैंने नजर आ रही है, ठीक है? ये देखिए, इसमें सब नजर आ रहा है। लिवर ने बाइल बनाया, ये छोटी छोटी डक्ट्स में डाल दी, यहां से होती हुई यहाँ पे यहाँ आई, यहाँ से आ गई गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर जब खाना खाया, गाल ब्लैडर प्रोडक्ट किया, ये फिर ग्रीन ट्रैक पे, ये सारा जो ग्रीन ट्रैक है ये बिलियरी ट्रैक, इनके जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है? इसी तरह ये पैंक्रियाज था, पैंक्रियाज ने अपनी सिक्रीशन बनाई, उनको पैंक्रियाटिक डक्ट की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन में लगी ना, कौन क्लियर हुआ नहीं? चलो अब है द लास्ट पार्ट, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी तीन पार्ट हैं, इसके भी तीन पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, यहां स्मॉल इंटेस्टाइन आके ऐसे कॉइल होके चूरमुर होके पड़ी हुई है और आगे ये कंटिन्यू हो रही है किसके साथ? सीकम के साथ, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर ये सारी ये सी वाला पार्ट क्या है? सीकम। ये सारा जो ऐसे आ रहा है, 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 दैट इज कोलन। कोलन सेकंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट क्या है? रेक्टम, पखाने की आंत, ठीक है? यहां से ऐसे आके घूम के आगे से भी रेक्टम के साथ कंटिन्यू कर जाता है। और रेक्टम ये आप उसके अंदर नजर आएगी, वो सबसे अहम वाला पार्ट जो है वो रेक्टम का है। तीन पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के और तीन पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन के जो तीन पार्ट है वो क्या है? सीकम और कोलन और रेक्टम। सीकम जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है और ये कनेक्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। कौन से पार्ट के साथ कनेक्ट होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के? सीकम तो लार्ज इंटेस्टाइन है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन कौन से पार्ट के साथ जुड़ी होगी? सीकम जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पीछे किस पार्ट से जुड़ी होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट से जुड़ी होगी? हाँ, लास्ट क्या नाम था उसका? तीन पार्ट कहे थे ना मैंने, आइलियम। वेरी गुड, शाबाश। तो ये देखिए, इसमें नजर भी आ रहा है, ये आइलियम है, ये आइलियम है, और ये ऐसे आके अपनी खुराक कहाँ दे रही है? सीकम के अंदर। और सीकम फिर ऊपर कंटिन्यू होती है कॉलन के साथ। ये सारी लार्ज इंटेस्टाइन है ये इसके भी तीन पार्ट होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और आगे सिग्माइड कॉलन। चार पार्ट। असेंडिंग ऊपर जा रही है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्माइड कॉलन। सिग्माइड, ये सिग्माइड थोड़ी सी हो रही है सिग्माइड, वो बार आपको पढ़ने की बात है। चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। इट बिगिंस विद सीकम, सीकम से ये स्टार्ट होती है, विद अपेंडिक्स, और सीकम के साथ अपेंडिक्स लगी हुई है। जो हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं वो उसमें यही अपेंडिक्स फूल जाती है, सूज जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, फिर हम उस सीकम के लेवल पे जहाँ पे होती है उसको बांध देते हैं, इसको यहाँ पर होती है, ये बनी हुई है, ठीक है? थोड़ी सी बनाने की कोशिश की है ये, ठीक है? इसको यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से इसको लाइगेट कर देते हैं और अपेंडिक्स को बाहर निकाल देते हैं। इट बिगिंस विद सीकम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है appendix and containing through the ascending, transverse, descending and sigmoid colon, ठीक है ना? मैंने नाम लिया and ending at rectum, sigmoid के आगे फिर rectum लगी होती है, and anal canal, rectum का लास्ट पार्ट जो उसको anal canal कहते हैं, जिसके आगे स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर जो पखाने वाली जगह का पट्टा है ऐसे बंद रहता है, ठीक है?
जब हम बड़े हो जाते हैं, जो डेंटिस्ट बड़े हो जाते हैं, उनके अंदर कंट्रोल आ जाता है, वो अपनी मर्जी से जब उनको अच्छे हालात मिलते हैं तो वो डेफिकेट करते हैं। क्या करना है लो फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है? इंक्लूड स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन देखा था हमने, मेन काम क्या था उसका? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो 90-95% एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसका काम क्या है? फंक्शन इंक्लूड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन। ये पानी और नमकियात को एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन जो है। ठीक है, और क्या करता है? इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो जो हमारे अपने अंदर बैक्टीरिया हैं वो होते हैं। वो क्या करते हैं? जो फूड ऊपर से आ रही है उसकी फर्मेंटेशन करते हैं, फीसिस बनाते हैं, गैसेस बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। और क्या काम है? ये फीसिस को स्टोर करता है। हम हर टाइम पे पखाना नहीं करते, 5, 6, 7, 8 घंटे बाद या एक दिन के बाद पखाना करते हैं। एक दिन पखाना वो स्टोर रहता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, और अल्टीमेटली एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। आप समझ लगी ना? तो लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग है, 3 पार्ट है, सीकम, कोलन और रेक्टम। कॉलन जो है उसके मजीद 4 पार्ट्स हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन। मैंने बताया आपको उसकी लोकेशन की तरफ से, ये देखें, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, और एंड पे ये ऐसे घूम के आ रही है। ये क्या है? सिग्माइड कॉलन, ये ऐसे जो घूम रही है। और फिर आगे से रेक्टम है। रेक्टम फिर पखाने के सुराख के साथ तक ये सारी रेक्टम ही है। लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम इज कॉल्ड एज एनल कैनाल, और वो उसके आगे फिर स्फिंक्टर लगा होता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उनको? स्फिंक्टर। ये आपने पढ़ना है। फंक्शन इंक्लूड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन। इसके फंक्शन क्या है? ये पानी और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इसका नाम होता है एनल स्फिंक्टर। एनल, एनस से बना है। एनस जो सुराख है जहां से खाना बाहर बॉडी से आता है उसको एनस बोलते हैं। उसके इर्द की जो स्फिंक्टर है उसको क्या कहते हैं? एनल स्फिंक्टर। फंक्शन इंक्लूड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन। काम क्या है? पानी और इलेक्ट्रोलाइट को ऑब्जॉर्व करना। माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है यहाँ पर, जहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं और फीसिस बना रहे होते हैं। जो भी खुराक, जो भी वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है उनको बैक्टीरिया ने पखाने में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और फिर और क्या है? स्टोरेज। ये पखाने को स्टोर करते हैं कुछ, इसलिए देखो आप इसकी शेप देखो, इसकी शेप थोड़ी सी बड़ी है एज कम्पेयर टू दिस। क्यों बड़ी है? ताकि ये पखाने को स्टोर कर सके। अल्लाह ताला ने उसको उसके काम के मुताबिक बनाया, और अल्टीमेटली बॉडी से एक्सक्रीट कर देना होता है। ये देखें, ठीक है। रेक्टम एक्सपल्स फीसिस ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। पखाने को बॉडी से बाहर निकालने का अमल, उसको डेफिकेशन कहते हैं। ठीक है, रेक्टम एक्सपेल फीसिस, फीसिस को एक्सपेल कर देती है फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ दैट डेफिकेशन, पखाने को बाहर निकालने के अमल के दौरान। एट द एंड ऑफ एनल कैनाल देयर इज एनल स्फिंक्टर दैट कंट्रोल प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन इन एडल्ट्स। बच्चों में ज़ाहिर है कंट्रोल नहीं होता, बच्चों को इसलिए पैम्पर लगा कर रखना पड़ता है। जो जिनमें खुदा ना खास्ता ये स्फिंक्टर डैमेज हो जाए या स्फिंक्टर की नर्व्स डैमेज हो जाए, जिनके अंदर ये स्फिंक्टर का कंट्रोल खत्म हो जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर वो भी चाहे बड़े हैं बच्चे हैं पैम्पर लगा कर रखते हैं, क्योंकि उनको खाने का पता लगता ही नहीं। तो ये एंड पे बिल्कुल, ये बिल्कुल एंड पे, ये यहाँ ये एनल स्फिंक्टर। तो ये मैंने आपको बताया, पहले तो मैंने आपको दिखा भी दिया, दिस इज अपेंडिक्स, दिस इज सीकम, दिस इज असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, सिग्माइड कॉलम, ये पार्ट दिए रहकर लंबी सी तो छोटी सी रेक्टम है। ये इसकी आखिरी पार्ट जो है दैट इज एनल कैनाल, और एनल कैनाल के इर्द गिर्द की जो तंग सी जगह है दैट इज कॉल्ड एज एनल स्फिंक्टर। दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब छोटे छोटे से 2 और पार्ट हैं जो कि जरूरी हैं किसके लिए? सपोर्ट के लिए। हमारी सारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी कौन सी कैविटी है? वो कैविटी जिसके अंदर
स्टमक, ये जो अगर आप देखते हैं जो हमारा पेट है इसके अंदर की जो खाली जगह आपको नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल। ये जो यहाँ पर डायग्राम होता है, ठीक है, ये डायग्राम है, ऊपर लंग है, ये जो सारी आपको कैविटी नजर आ रही है जिसके अंदर से सब कुछ निकला हुआ है, आंतड़ियां भी निकली हुई है, लिवर भी निकला हुआ है, स्टमक भी निकला हुआ है, पैनक्रियास भी निकला हुआ है, किडनीज भी निकले हुए हैं, सब चीजें, दिस इज कैविटी इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और ये सारी एब्डोमिनल कैविटी जो है दैट इज लाइंड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, एक बारीक सी झिल्ली होती है सारी के अंदर जिसको लाइन अप कर रही थी, दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम। पढ़ते हैं, दिस इज अ थिन मेम्ब्रेन लाइनिंग द एब्डोमिनल कैविटी प्रोवाइडिंग सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड प्रोटेक्शन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या देती है, प्रोटेक्शन, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है मसल्स के अंदर, सारा ये सारी अंदर से एब्डोमिनल कैविटी जो है दैट इज लाइंड बाय अ थिन मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम, ठीक है जी। ये देखें, ये इसने साइड पिक्चर बनाने की कोशिश की है, ये सारी एब्डोमिनल कैविटी जो है, ये सारी कैविटी दैट इज लाइंड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज ओमेंटम। ओमेंटम को उर्दू में आप कहते हैं पेट के एब्डोमिनल कैविटी की चर्बी, चर्बी, ठीक है। ये जो इंटेस्टाइन है इधर, इधर ये ऐसे मेरे अंदर ऐसे नहीं पड़ी हुई, इसके ऊपर एक चर्बी का एक, इसके ऊपर एक चर्बी का एक शीट है, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं ओमेंटम, ठीक है। इन एब्डोमेन देयर आर टू पेरिटोनियल फोल्ड्स दैट कंटेन फैट इन इट, जिसके अंदर चर्बी होती है, पेरिटोनियल फोल्ड है, इट इज कॉल्ड ओमेंटम, इसको ओमेंटम कहते हैं। दो है, एक है ग्रेटर ओमेंटम और एक है लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम स्टमक के ऊपर लगा होता है, छोटा होता है, और जो ग्रेटर ओमेंटम है जस्ट लाइक एन अपरन, वो ऐसे होता है, ऐसे है, ये मेरा स्टमक है। जो लेसर मोमेंटम है वो बस इतना सा है, यहां से ऊपर चल रहा है, और जो ग्रेटर मोमेंटम है वो बहुत बड़ा है, वो नीचे पेल्विस तक गया होता है, ठीक है। चर्बी, चर्बी का पर्दा, ये तस्वीर में देखें, आपको देख सकते हैं, वो जो ऊपर है दैट इज ये लेसर मोमेंटम, ये ग्रेटर मोमेंटम। अगर इसको मैं उठाऊंगा तो नीचे से ये इंटेस्टाइन ऐसे निकले, कुछ आइडिया भी हो रहा होगा, ये है लाइट साइड स्मार्ट, इसके ऊपर एक पर्दा होता है फैट का दैट इज कॉल्ड एज ओमेंटम। काम क्या है, ये फैट स्टोरेज करता है, जिस तरह आजकल आपके सामने वो गाजा के हालात है, लोगों के पास भूख है, खाना नहीं, तो जो 10 4 5 7 दिन 8 दिन अब तक जब वो चल रहे हैं वो इस फैट के ऊपर चल रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर सर्व टू स्टोर फैट, फैट को स्टोर करता है, प्रोवाइडिंग बोथ इंसुलेशन, एक तो ये हीट को या सर्दी को गर्मी को, क्योंकि फैट जो होती है ये इंसुलेटर होती है, टेम्परेचर को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर मूव करने नहीं, जिस तरह थर्मोस नहीं होता उसमें आप गर्म चीज रखेंगे वो गर्म रहेगी, ठंडी रखेंगे वो ठंडी रहेगी। एक तो ये इंसुलेटर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, पेट का टेम्परेचर मेंटेन करती है, सर्दियों में इसको बहुत ठंडा नहीं होने देती और गर्मी में भी बहुत गर्म नहीं होने देती पेट को, इंसुलेशन है एंड लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर। और एक फैट, चूंकि फैट बताते खुद एक सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे काम कर सकता है, तो ये लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर, जो लोग भूखे रहते हैं लंबा अरसा तक उनमें ये फैट जितनी देर तक होती है वो लोग इससे बेचारे अपनी खुराक पूरी करते रहते हैं, बॉडी अपना काम करती रहती है, ठीक है। और ग्रेटर मोमेंटम हैव आपके सामने हैव आल्सो अ प्रोटेक्शन रोल, इसका प्रोटेक्शन रोल भी है, ये देखें उस पूरी इंटेस्टाइन को उसने कवर किया, अगर बाहर से मुझे कोई चोट लगेगी तो ये फैट जो है ये थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन का रोल करेगी। तीसरा सबसे अहम चीज है वो ये है कि ये बॉडी में जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है पेट के अंदर, क्योंकि पेट के अंदर
जहां कहीं भी कोई इन्फेक्शन हो रही है, कोई इन्फ्लामेशन होती है, ये मोमेंटम वहां पहुंच जाता है और उसको लोकलाइज कर लेता है, फैलने नहीं देता। मसलन अपेंडिक्स फट जाती है, ऑपरेशन वक्त पे नहीं हो सका, अपेंडिक्स फट गई, इसने क्या करना है, इसने अपेंडिक्स के ऊपर जाके एक होल बना, मोमेंटम में एक कवरिंग कर लेनी है, ताकि जो उसकी इन्फेक्शन है, जो उसका गंद है, जो उसके जरासीम, वो सारी कैविटी में ना फैले। इसलिए इसको हम कहते हैं द पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन, ये उसका निक नेम लिखा है, पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन। ये जो ग्रेटर मोमेंटम क्या है, पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन का पुलिसमैन। पुलिस क्या करती है, जहां भी कहीं खराबी हो वहां पहुंच जाती है, ऐसे करती है। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वैसे ही बात कर रहा हूँ भाई, अगली बात वैसे ही बात कर, माइंड नहीं करना। स्टैंडर्ड बात करो, यहाँ भी पहुंचती है, ऐसी ही बात है। यहाँ भी ऐसा नहीं है सारी उंगलियां बराबर है, लेकिन वो आप भी आते हैं, लेकिन जिस तरह आना चाहिए हर बार आना चाहिए वैसा निज़ाम नहीं है, वो निज़ाम की कमजोरी है, सिस्टम की कमजोरी। तो दिस इज कॉल्ड एज पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन, जहाँ कहीं भी जो खराबी पैदा होती है ये पहुंच जाती है। इस तरह मैंने आपको अपेंडिक्स की